Hello everyone, I am Divya. Welcome you all to Chemistry ITs. I am back with part 2 of Structure of the Atom, chapter number 4 of class 9th Chemistry. So last lecture में हमने किया था Structure of the Atom का फर्स्ट पार्ट. उसके अंदर हमने एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की थी और क्या था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल्स किए थे. एक मॉडल हमने किया था थॉमसन्स मॉडल, नेक्स्ट क्या था रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद क्या था बोर्स मॉडल. बोर मॉडल के अंदर हमें बताया गया था कि न्यूक्लियस है एटम के अंदर, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स के अंदर रिवॉल्व करेगा और उन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स को क्या बोला था, एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स, हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी अलग अलग होगी. इनको नेम दिया था के, एल, एम, एन या एन इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4. ऐसे करके नील बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था. इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, इसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसंट्रेटेड है. होल मास ऑफ द एटम इन पॉजिटिव चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स एंड दीज आर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं इन द एनर्जी लेवल्स, उसके बारे में बताया बोर एंड बेरी ने. सो आफ्टर द बोर मॉडल ऑफ एटम, नील बोर एंड बेरी ने बताया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम इन एनर्जी लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एटम का. एटम के अंदर जितनी भी एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. ये दिया था बोर एंड बेरी ने. इसके अंदर इन्होंने रूल्स दिए कि कैसे हम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. सो नील बोर ने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में बताया बीच में होगा पॉजिटिव चार्ज दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होंगी एनर्जी लेवल्स के, एल, एम एंड एन. 1, 2, 3 एंड 4. ये हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. बीच में है पॉजिटिव चार्ज जो कि है न्यूक्लियस, इसके अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि कंसंट्रेट करते हैं कंप्लीट एटम का मास. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बोर एंड बेरी ने फर्स्ट रूल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एटम की ऑर्बिटल्स में कैसे फिल होंगे, वो होंगे बाय द फॉर्मूला 2 इंटू एन स्क्वेयर. एन जो होगा वो होगा शेल नंबर मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ऐसे करके एन की वैल्यू पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा. सो फर्स्ट शेल है के शेल, के शेल के अंदर वैल्यू पुट करेंगे एन की. 2 इंटू एन का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर. सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1. सो के शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2. नेक्स्ट शेल है एल, सेकेंड शेल है 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 2, 2 इंटू 4 इज 8. एल शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8. नेक्स्ट शेल है एम, 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3, 9 इंटू 2 इज 18.
m के अंदर होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 4, 16 इंटू 2 इज 32। सो ऐसे करके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाय द फॉर्मूला 2 इंटू स्क्वायर ऑफ n। फर्स्ट शेल है K के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। सेकंड L के अंदर 8, नेक्स्ट 18 एंड 32 एंड सो ऑन। नेक्स्ट रूल उन्होंने दिया कि एक एटम जो है वो स्टेबल कब माना जाएगा, जब एक एटम की आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होगी, फॉर एग्जांपल किसी भी एटम के अंदर 2 ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में से जो बाहर वाली जो शेल होगी उसको बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल, जो क्योंकि सबसे बाहर की साइड है उसको बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे स्टेबल एटम। जब आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम के अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे स्टेबल। सो सेकंड रूल था किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तब वो स्टेबल माना जाएगा। थर्ड पॉइंट था, थर्ड उन्होंने बताया कि किसी भी शेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, एक एटम की डिफरेंट शेल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो उसको हम स्टेप वाइज फिल करेंगे। मतलब पहले K के अंदर फिल, फिर L, M एंड N। जब तक कि फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल नहीं होंगे तब तक नेक्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफरेंट होगी और हर एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व करेगा। सो थर्ड पॉइंट था इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फिल इन द एनर्जी लेवल्स अंटिल द फर्स्ट शेल इज नॉट कम्प्लीटली फिल। तो 3 इन्होंने रूल्स दिए। फर्स्ट रूल के अंदर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाय द फॉर्मूला 2 इंटू स्क्वायर ऑफ n। सेकेंड उन्होंने बताया कोई भी एटम स्टेबल तब माना जाएगा जब उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर स्टेप वाइज जो शेल्स हैं उनके अंदर स्टेप वाइज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल किए जाएंगे। तो 3 पॉइंट उन्होंने दिए अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। नेक्स्ट आता है वैलेंसी। वैलेंसी होता है किसी भी एटम के अंदर कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं हम वैलेंसी। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल जो होगी एटम की उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फुल्ली फिल होना या फिर गेन करके फुल करना या फिर लॉस करके उसको अपनी आउटर मोस्ट शेल को फिल करने को बोलेंगे वैलेंसी। द टेंडेंसी ऑफ कंबाइनिंग ऑफ द एटम्स इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलेंगे वैलेंसी। मतलब कि कोई भी एटम है उसको स्टेबल तभी बोलेंगे जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जब उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उसको बोलेंगे हम स्टेबल। सो आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़े या फिर लॉस करना पड़े या फिर शेयर करना पड़े। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस और शेयर्ड बाय एनी एटम फॉर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस और शेयर्ड बाय एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली फिल करने को बोलेंगे ऑक्टेट। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
किसी भी एटम को या फिर गेन करने पड़े, लॉस करने पड़े, या तो वो शेयर करने पड़े, उसी टेंडेंसी को बोलेंगे हम वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल लिथियम एटम है। लिथियम एटम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड 1। नेक्स्ट शेल है एल के अंदर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। सो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या फिर रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या फिर 7 को गेन कर ले, तो क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो इजी क्या होगा इसके लिए, इजी होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो जो लिथियम है जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो उसकी फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल। जो फर्स्ट शेल होगी के के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। बाकी जितनी भी आउटर मोस्ट शेल होंगी उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने से एटम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। सो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे फर्स्ट के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, नेक्स्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, फिर क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया, लिथियम एटम स्टेबल हो गया। सो टेंडेंसी जो थी एटम की 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, वो क्या थी, वैलेंसी थी। तो वैलेंसी ऑफ लिथियम क्या आ गई, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो उसने लॉस कर दिया। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता तो उसकी आ जाती वैलेंसी 7, लेकिन इजी क्या होगा, इजी होगा उसका 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। सो लिथियम की वैलेंसी आ गई 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 7। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के अंदर 7। न्यूक्लियस के एंड एल, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर 9। तो इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इजी होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। सो लेस एनर्जी रिक्वायर होगी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए रेदर देन टू लॉस 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्लोरीन की वैलेंसी होगी 1, फ्लोरीन की वैलेंसी 1। इसके बाद आता है कि जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। जैसे कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या तो वो 5 को गेन करेगा या फिर वो 3 को लॉस करेगा। तो एनर्जी लगी कम 3 को लॉस करने के लिए, सो वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जैसे कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और ऑक्टेट उसकी कंप्लीट हो जाएगी। सो जिसके अंदर एनर्जी कम लगेगी या तो वो लॉस करने के लिए लगे या फिर गेन करने के लिए, सो एटम हमेशा क्या करेगा, जिसके अंदर उसको कम एनर्जी की रिक्वायर हो, लेस एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर हो, वो वही करेगा, या तो वो लॉस कर देगा या फिर गेन कर लेगा।
सो जब एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कर देगा, गेन कर लेगा। जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो वो क्या करेगा, तो ना तो वो गेन करेगा ना ही वो लॉस करेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। जैसे कि नियोन गैस है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, 2 एंड 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट शेल के अंदर 2, नेक्स्ट के अंदर 8। तो ऑक्टेट जो होगी नियोन की वो पहले ही कंप्लीटेड है, तो वैलेंसी क्या आ गई, 0, वैलेंसी इज 0। ऐसे करके हम सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। वैलेंसी जो होगी वो मैक्सिमम क्या होगी, 4 होगी। अगर किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो या तो वो 4 को गेन करेगा या फिर लॉस करेगा, तो उसकी -4 भी हो सकती है या फिर +4 भी हो सकती है, क्योंकि सेम की सेम एनर्जी लगेगी गेन करने के लिए भी और लॉस करने के लिए भी। तो वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन, loss or shared by any atom to complete its octet। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, और जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस शेल के अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 4 से कम अगर प्रेजेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जिस भी काम के अंदर गेन या फिर लॉस करने के अंदर जिसमें भी कम एनर्जी की रिक्वायर होगी एटम वही प्रेफर करेगा। अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वैलेंसी क्या आ गई, 0 आ गई। सो नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनके आगे 1 लगता है, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके हर एक एटम का अपना एक नंबर है। एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 है, 2 हीलियम, 3 लिथियम, ऐसे करके ये क्या है, एटॉमिक नंबर्स हैं। तो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर होते क्या है, एटॉमिक नंबर होंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, इन द न्यूक्लियस। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। डिनोट करेंगे एटॉमिक नंबर को Z से। The total number of protons present in the nucleus is known as atomic number, denote by Z। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, हीलियम 2, ये सारे क्या हैं, इसके अंदर जो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं यही क्या होंगे, इसके एटॉमिक नंबर। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तभी जो एटम है वो न्यूट्रल रहता है। सो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वही एटॉमिक नंबर होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो डिनोटेड बाय जेड। नेक्स्ट आता है मास नंबर। सो मास नंबर होगा किसी भी एटम का टोटल मास। मास जो हमने पढ़ा था वो टोटल क्या होगा, कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस ऑफ द एटम के अंदर 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। एक होगा प्रोटॉन जो कि है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, एटम का टोटल मास। टोटल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियन। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियन। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मास। मास नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज नोन एज मास नंबर। डिनोट करेंगे ए से। हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट के एटम का जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। डिनोट कैसे करेंगे हम किसी भी एलिमेंट को, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के अंदर बीच में आएगा सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, नीचे हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर की साइड हम डिनोट करते हैं मास नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होगा H, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का सिंबल होगा C, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12। सो ये होता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को डिनोट करते हैं। बीच में होएगा सिंबल किसी भी एलिमेंट का, नीचे की साइड हम डिनोट करेंगे एटॉमिक नंबर को और ऊपर की साइड हम डिनोट करते हैं मास नंबर को। सो नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। हमने ये पढ़ लिया कि किसी भी एलिमेंट हो उसके अंदर हर एक जो एलिमेंट होगा उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उसके अंदर उनका सेम मास होगा, ठीक है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी कि डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट होंगे उनका हर एक का मास और हर एक का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। सो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। फर्स्ट है आइसोबार। आइसोबार होते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट होगा डिफरेंट, उनके एटम्स होंगे जिसके अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट द मास नंबर इज सेम, मास नंबर इज सेम। डिनोट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, नीचे की साइड हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को A को, ऊपर की साइड हम मास नंबर को। सो आइसोटोप्स क्या होंगे, आइसोबार्स जो होंगे वो होंगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा डिफरेंट लेकिन जो मास नंबर होगा वो होगा सेम। जैसे कि आइसोबार नेम के अंदर है, इसके अंदर जो नीचे वाला जो पार्ट होगा मतलब कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा डिफरेंट लेकिन जो मास होगा A की वैल्यू होगी वो आएगी सेम।
सो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा सेम, नीचे वाला क्या होगा, डिफरेंट. एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज डिफरेंट इन आइसोबार्स एंड मास नंबर इज सेम. एग्जाम्पल है कैल्शियम एंड आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर होगा 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, लेकिन जो मास नंबर होगा दोनों का वो होगा 40. मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे न्यूक्लियस के अंदर वो दोनों के अंदर क्या होंगे, सेम. सो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. वो एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो होगा डिफरेंट, लेकिन जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, सेम. एटॉमिक नंबर डिफरेंट कैसे होगा, क्योंकि जो एलिमेंट है वो तो डिफरेंट है, तो मास नंबर क्या होगा, सेम. मास नंबर सेम होगा मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होंगे न्यूक्लियस के अंदर वो सेम होंगे दोनों के अंदर. ये होगा आइसोबार्स. एग्जाम्पल है कैल्शियम एंड आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, दोनों का मास नंबर है 40. नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स. आइसोटोप्स होंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. इसके अंदर जो एटम्स हम लेंगे वो होंगे सेम एलिमेंट के. इनके अंदर मास नंबर जो होगा वो होगा डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा सेम. एटॉमिक नंबर सेम होगा क्योंकि एलिमेंट क्या है, सेम है. एलिमेंट है सेम, एटम्स हैं सेम एलिमेंट के जिनका मास नंबर जो होगा वो होगा डिफरेंट और एटॉमिक नंबर होगा सेम. एग्जाम्पल है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और हर एक जो आइसोटोप होगा वो फ्रीली स्टेबल होता है. हर एक जो एटम होगा, मतलब कि हाइड्रोजन के जैसे यहाँ पे 3 आइसोटोप्स हैं तो तीनों के तीनों जो आइसोटोप्स होंगे वो फ्रीली स्टेबल हैं. उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो तो होंगी डिफरेंट, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम. फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और हर एक जो एटम होगा वो फ्रीली स्टेबल होगा. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं H1 and 1, ये होगा. सेकंड है हाइड्रोजन 1, मास नंबर है 2. हाइड्रोजन 1 and 3 है इसका मास नंबर. सो जिसका मास नंबर 1 है उसको बोलते हैं प्रोटियम. मास नंबर जिसका 2 है उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम. मास नंबर 3 वाले को बोलते हैं ट्रीटियम. ऐसे ही कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14. क्लोरीन जो होगा उसकी 2 आइसोटोपिक्स फॉर्म होती हैं, वो हमेशा 2 आइसोटोपिक फॉर्म के अंदर हमें अवेलेबल होता है. Cl 1135 एंड क्लोरीन 1137. 2 आइसोटोपिक फॉर्म होगी क्लोरीन की, 35 मास नंबर एंड 37 मास नंबर. आइसोटोप्स जो होंगे वो एटम होंगे सेम एलिमेंट के जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है और वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, जो कि स्टेबल होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो होंगी सेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट, क्योंकि जो मास नंबर है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है. मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी. एग्जाम्पल है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. कार्बन C12, कार्बन 13, कार्बन 14, क्लोरीन 35 एंड 37. सो जो क्लोरीन है, क्लोरीन हमेशा 2 आइसोटोपिक्स फॉर्म के अंदर हमें अवेलेबल होता है. क्लोरीन 35 एंड 37. क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37.
7 और ये रेशो के अंदर प्रेजेंट होता है 3:1 रेशो में। तो इसका मास नंबर कैसे निकालते हैं? इसके मास नंबर को हम निकालेंगे 35 इंटू 75/100 प्लस, मतलब अब इनका मीन निकालेंगे, फिर मीन निकालने के बाद जो टोटल मास नंबर आएगा वो होगा क्लोरीन का एक्चुअल मास नंबर। तो 35 इंटू, क्योंकि 3:1 की रेशो में प्रेजेंट होगा, 1 रेशो जो होगी आउट ऑफ 100 जो 25% प्रेजेंट होगा वो होगा 37 मास नंबर वाला, और जो 75% प्रेजेंट होगा वो होगा 35 मास नंबर वाला। सो 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100 सोल्व करेंगे 4, 3 and 4, 105 डिवाइड बाई 4 प्लस 37/4, एलसीएम है 4, 142 डिवाइड करने पे आएगा 35.5। सो 35.5 जो होगा वो होगा एक्चुअल मास क्लोरीन का। 35.5 में आ गया क्लोरीन का एक्चुअल मास। क्लोरीन जो होता है वो क्या होगा 3:1 रेशो में प्रेजेंट होगा। आउट ऑफ 100 अगर हम परसेंटेज निकाले तो क्लोरीन ऑफ 37 मास वो होगा 25%, क्लोरीन ऑफ 35 मास नंबर वो होगा 75%। मास निकालने के लिए 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100 कैंसिल करने पे 105/4 प्लस 37/4 ऐड करेंगे 142 डिवाइडेड बाय 4 एंड सोल्व करने पे आएगा 35.5 म्यू। ये होगा क्लोरीन का मीन मास नंबर। नेक्स्ट आ गया एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं। सो आइसोटोपिक फॉर्म होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में यूज होती हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है जो कि यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर एज अ फ्यूल। नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। इसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर। नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ आयोडीन। इसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के अंदर। सो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोबार्स होंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो होगा डिफरेंट और मास नंबर क्या होगा सेम, मतलब कि उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स के नंबर होगा वो क्या होएगा, वो होगा सेम। नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर क्या होगा, एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, उनके अंदर जो मास नंबर होगा वो होगा डिफरेंट और जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा सेम। ये है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। सो चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। हमने टॉपिक किए, सबसे पहले डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिफरेंट मॉडल्स किए इसके अंदर, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड नेक्स्ट किया बोर मॉडल्स। इसके बाद किया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, फिर हमने किया आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, एक हमने किया वैलेंसी। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर होता है कंप्लीट। एक बार इसकी समरी करते हैं। हमने स्टार्ट किया था
मैटर के टीनी पार्टिकल से, वो टीनी पार्टिकल्स जिससे कि मैटर मिलके बनेगा, उन्हीं टीनी पार्टिकल्स को बोला था हमने आगे आके एटम्स। फिर एटम्स के बारे में डेल्टन्स ने थ्योरी दी कि एटम जो होगा वो होता है इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल्स वो जो कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलर पार्टिकल्स में। फिर आगे आने के बाद एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बताया कि जो एटम होगा, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनकी डिस्कवरी के बाद हमें पता चला कि जो एटम है वो डिविजिबल है। एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की ई गोल्डस्टीन ने, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। इनकी डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए अपने मॉडल्स दिए। सो फर्स्ट मॉडल दिया थॉमसन्स मॉडल, जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, उसी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो एम्बेडेड होता है इनकम्प्लीट स्फीयर के अंदर। फिर इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज होगा मैग्नीट्यूड के अंदर, तभी क्या एटम स्टेबल हो पाएगा, न्यूट्रल हो पाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज के। लेकिन जो ये मॉडल था ये आगे जाके गलत हुआ। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। इसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसने गोल्ड फॉइल ली, एक थिन गोल्ड फॉइल, उसके अंदर से डबली चार्ज हीलियम आयन की एक बीम ऑफ लाइट पास करवाई। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पोस्टुलेट्स दी कि एक एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो होगा एम्प्टी, क्योंकि बहुत सारी रेज थी वो स्ट्रेट पास हो गई थी। नेक्स्ट उन्हें बताया कि एटम के अंदर कुछ एक छोटा सा पार्टिकल है, एक छोटी सी एरिया के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ रेज क्या थी, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गया था उनका। और उसके बाद इन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज हार्ड एंड हैवी एक पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसके अंदर कंप्लीट मास जो होगा एटम का वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो रे हमने पास करवाई वो कंप्लीटली रीबाउंड हो गई। तो रदरफोर्ड ने दिया था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कंप्लीट मास प्रेजेंट होता है, किसका, एटम का, और वो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, उसी के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसी के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और रेडिएट करता है एनर्जी को, मतलब कि एनर्जी लॉस करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लॉस करेगा तो वो फॉल इन द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसको ठीक करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया। बोर मॉडल के अंदर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर हमेशा रिवॉल्व करता है, जिनको एनर्जी लेवल बोला KLMN। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करा बोर एंड बेरी ने, डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तभी जो एटम है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे शेल्स के अंदर वो स्टेप वाइज फिल किए जाएंगे, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफरेंट होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर। नेक्स्ट हमने किया वैलेंसी। वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस एंड शेयर्ड बाय एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसी को बोलते हैं वैलेंसी, या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम को बोलते हैं वैलेंसी। नेक्स्ट किया हमने एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, डिनोट करते हैं Z से। नेक्स्ट आता है मास नंबर। मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होना न्यूक्लियस के अंदर, उसी को बोलेंगे मास नंबर।
नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो होगा डिफरेंट लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन, मास नंबर क्या होता है 40 एंड एटॉमिक नंबर 18 एंड 20। नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होंगे, आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो होगा सेम लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। और वो क्या करते हैं, हर एक जो एटम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्टेबिलिटी में होगा, हर एक एटम फ्रीली स्टेबल रह सकता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट। आइसोटोप्स जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे कि यूरेनियम है, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। कोबाल्ट का एक आइसोटोप होगा, उसको हम यूज़ करते हैं एज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऐसे ही बहुत सारे आइसोटोप होंगे जिनको अलग अलग ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। सो ये था चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो इसके जो भी नोट्स होंगे वो आपको अवेलेबल होंगे टेलीग्राम के चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।